बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज हम कुछ नए तरीके से लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं जिसमें आपको मेरी जस्ट आवाज़ आएगी, ये मेरा हाथ दिखाई देगा और ये छोटू सा हमारा बोर्ड दिखाई देगा। तो आज जो हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, इस टॉपिक की काफ़ी टीचर जो हैं वो बड़ी लंबी लंबी डेरिवेशन कराते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 7 से 8 स्टेप्स के अंदर इसकी डेरिवेशन बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो सकती है। तो देखेंगे कि आज वो किस तरह से कंप्लीट होती है। फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसको लाजमी प्रिपेयर आपने करना है। तो टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइंस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, इसमें अब ये क्या इरशाद फरमा रहा है, इसमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, एक पेयर होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव क्यू चार्ज है। अब इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 1 कूलम का है तो ये भी हमारे पास 1 कूलम का है। तो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस आपने लेने हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 1 कूलम तो ये भी 1 कूलम, लेकिन साइंस डिफरेंट होने चाहिए। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। तो आपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ले लिया बट अपोजिट साइंस ले लिया, और इन दोनों के दरमियान स्मॉल डिस्टेंस डी होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बन जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है, यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसके एक तरफ पॉजिटिव क्यू, एक तरफ नेगेटिव क्यू और इनके दरमियान डिस्टेंस डी है। तो ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है चार्ज का और इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस डी है उसका, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमें ये बताते हैं, ठीक है। और एक और चीज कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, फ्रॉम नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसका फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू क्यू डी, ठीक है। इसको P से हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को। इस पे हमने वेक्टर का निशान क्यों डाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है और प्रोडक्ट होता है चार्ज और जो हमारे पास डिस्टेंस डी है इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, कि हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, जरा ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। तो हमने क्या करना है, किसी पॉइंट P के ऊपर, अब ये क्या है, पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है। क्योंकि ये हमारे पास पेयर ऑफ चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। तो इस पॉइंट P के ऊपर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बस यहाँ पर नोट कर लें कि हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस R है, नेगेटिव क्यू चार्ज से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस भी R है, यानी कि दोनों चार्जेस से जो हमारे पास इस P का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, सेम है। ओके हो गया। और यहाँ पर सेंटर से लेकर इस P तक का डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से लेकर इस P तक का डिस्टेंस x पे हमने यहाँ पर फिर P पॉइंट पर क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सारे कह रहे हैं सर जी कैलकुलेट करो भी, क्या कहानियाँ डाले जा रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे पहले डायरेक्शन को आपको पता होना चाहिए। अगर हम डायरेक्शन का देखें तो पॉजिटिव क्यू चार्ज की मदद से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पर पहुंच रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है,
E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर का स्क्वायर, और नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पर P पॉइंट पर वो भी क्या है, के क्यू बाय आर का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि दोनों ये जो डिस्टेंस है ये दोनों सेम है, लिहाजा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास E पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रही है इस पॉइंट P पर, वो दोनों इक्वल होंगी और उनकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहां पर पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन है वो किधर है, वो इस तरफ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अवे मूव करती है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये E पॉजिटिव है। ठीक है, कि पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसी तरह जो नेगेटिव क्यू चार्ज है ज़ाहिर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, तो इस पॉइंट P के ऊपर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से वो किधर होगी, वो इनवर्ड होगी, और उसको हम नाम दे लेते हैं E नेगेटिव का। डन हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस में है, अगर इस डायरेक्शन में हो तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास वाई एक्सिस में है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से हो, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। तो अब हम इस पॉइंट P पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो E पॉजिटिव है और E नेगेटिव है इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये x और y दोनों एक्सिस में है, फिर दोनों x एक्सिस को प्लस कर लेंगे, दोनों y एक्सिस को प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इस पॉइंट P के ऊपर है। अब सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, जब हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो एक इसका कंपोनेंट हमारे पास ये बनेगा, एक इसका कंपोनेंट हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा, ये बनेगा E पॉजिटिव कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला कौन सा होता है, कॉस थीटा होता है। और ये वाला कौन सा बनेगा, ये बनेगा E पॉजिटिव साइन थीटा। ठीक है, ये E पॉजिटिव इधर मैं लिख देता हूं। ओके हो गया, तो हमने इसके ना दो कंपोनेंट्स बना लिए, एक E पॉजिटिव कॉस थीटा, एक E पॉजिटिव साइन थीटा। अच्छा, अब ये भी तो E नेगेटिव, ये भी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से, इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट इसका इधर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, E नेगेटिव कॉस थीटा। ठीक है, क्यों? एंगल यहां पर थीटा हमारे पास ये है, और इसका एक कंपोनेंट इधर इसी की डायरेक्शन में ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि ये एक एक्स एक्सिस में बनेगा, एक वाई एक्सिस में बनेगा, और ये हमारे पास क्या होगा, E नेगेटिव साइन थीटा। ओके हो गया। अच्छा, यहां पर आप देखें आपको क्या चीज नजर आ रही है, यहां पर नजर आपको एक चीज आ रही होगी कि जो एक्स वाले कंपोनेंट है ये E पॉजिटिव कॉस थीटा किस तरफ है, इस तरफ, और ये E नेगेटिव कॉस थीटा किस तरफ है, इस तरफ। लेकिन वाई एक्सिस पे देखें तो E पॉजिटिव साइन थीटा भी डाउनवर्ड है और E नेगेटिव साइन थीटा भी डाउनवर्ड है। तो यहां पर E पॉजिटिव कॉस थीटा और E नेगेटिव कॉस थीटा ये अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और ये जो E पॉजिटिव साइन थीटा और E नेगेटिव साइन थीटा ये एक ही डायरेक्शन की में होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि ये ऐड होकर कोई ना कोई वैल्यू देंगे। इसका मतलब है कि इस पॉइंट P के ऊपर इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो E साइन थीटा की वजह से है। ठीक है, E पॉजिटिव साइन थीटा और E नेगेटिव साइन थीटा की वजह से है। ठीक है, कॉस थीटा का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा वाले कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से कोई हमें गर्ज नहीं है। अच्छा, अक्सर ना बच्चे कहते थे कि सर जी जब भी बोर्ड साफ करते हैं आप कपड़ा यूज करते हैं, भाई कपड़े से बोर्ड बड़ा ज़बरदस्त साफ होता है, लेकिन आज मैंने कहा कि भाई हम एक छोटू सा डस्टर ले ही आते हैं। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन में तो यहां पर देखें E पॉजिटिव कॉस थीटा और E नेगेटिव कॉस थीटा ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्स एक्सिस में ऊपर बस एक लाइन आपने लिख देनी है कि हमारे पास इन ऑन एक्स एक्सिस E पॉजिटिव कॉस थीटा एंड E नेगेटिव कॉस थीटा बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज व्हाई दे कैंसिल ईच अदर,
and E positive sin theta and E negative sin theta are both are in same direction. That is why we just add them. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी, E इज इक्वल टू E पॉजिटिव साइन थीटा प्लस E नेगेटिव साइन थीटा. आपने कैलकुलेशन जस्ट यहां से शुरू करनी है, ठीक है. उससे पहले जो लाइन मैंने आपको बताई है बस वो लिख देनी है, दैट इज इनफ. तो नेक्स्ट अब है, अब यहां पर देखिए हमने क्या कहा था, E पॉजिटिव इज इक्वल टू E नेगेटिव. जब E पॉजिटिव इज इक्वल टू E नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको भी फिर पॉजिटिव कर देते हैं. क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों इक्वल हैं. तो इस वजह से E इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 2E पॉजिटिव साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. अब यहां पर देखें E पॉजिटिव की उसकी वैल्यू क्या है, के क्यू बाय आर का स्क्वायर. जस्ट वो यहां पर पुट कर देनी है. तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू 2 इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा. सही है. अब यहां से आपने सोचने का ज़हन ये बनाना है कि किसी तरीके से मैंने साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर वो यहां पर पुट कर देनी है, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी. अब वो कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं. देखो यहां पर ये एंगल हमारे पास क्या है, ये एंगल है हमारे पास थीटा. तो यहीं से ये वैल्यूज निकल आएंगी. अब साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. तो थीटा, ये अगर हमारे पास थीटा है तो थीटा के सामने, अब ये पूरा हमारे पास क्या है, डी है, डिस्टेंस ही क्या है, डी है. लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, तो वो कितना होगा, डी बाई टू. सेम इसी तरह यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, डी बाई टू, और डी बाई टू प्लस डी बाई टू वो डी आ जाएगा, ठीक है. तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस डी बाई टू है, और कंप्लीट ये डिस्टेंस कितना है दोनों के दरमियान, वो डी है. तो यहां पर थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर ये क्या आएगा, डी बाई टू. तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई टू डिवाइडेड बाय, हाइपोटेनियस में क्या है, आर है, तो डी बाई टू डिवाइडेड बाय आर. तो ये हमारे पास क्या निकल आई, साइन थीटा की वैल्यू निकल आई, डी बाई टू डिवाइडेड बाय आर. इसी तरह मैंने क्या कहा था कि हमने कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, एक साइन थीटा की फाइंड करनी है और एक हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखते हैं आर हम किस तरह से फाइंड करते हैं. जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम होगी, यहाँ से कुछ ये, यहाँ से ये, और यहाँ से ये हमारे पास डायग्राम. अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है. अगर ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनियस, और यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है. अगर हमारे पास एंगल ये थीटा है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि x का हम स्क्वायर करते हैं, y का स्क्वायर करते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है. तो सेम कुछ इसी तरह की ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर बन रही है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, r की, कि r किसके इक्वल है. तो आप क्या करोगे, x का स्क्वायर करोगे. अब इस x एक्सिस पे क्या है, यानी कि सेंटर से लेकर यहाँ p तक का डिस्टेंस क्या है, वो तो हमारे पास x है. तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप क्या करेंगे कि r इज इक्वल टू इस x का स्क्वायर प्लस y एक्सिस पे क्या है, d बाई टू है, तो आप क्या करेंगे, d बाई टू का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट. तो r की भी वैल्यू फाइंड हो गई है. तो यही तो दो हमने फाइंड करनी थी. मैंने क्या कहा था कि एक साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो, एक r की वैल्यू फाइंड करो, इसमें पुट करो, और हमारी जो कहानियां हैं वो 80 to 90% खत्म हो जाएंगी. तो साइन थीटा की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है, वो जस्ट यहाँ पर पुट करनी है. तो E इज इक्वल टू के क्यू उसी तरह आ जाएगा, और r यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा पहले की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, d बाय टू डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. अब हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं. यहाँ से सबसे पहले इस 2 को इस 2 से काट देते हैं. जब इस 2 को इस 2 से काटेंगे तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर है. तो यहां पर देखें, जब r इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है, जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, x का स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा. तो x का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर, हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। अब ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास है आर स्क्वायर की वैल्यू। ये वैल्यू किसकी है? आर की। ये किसकी है? आर स्क्वायर की, क्योंकि जब दोनों में स्क्वायर करेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। और डी, यहाँ पे सिर्फ डी बचा था, डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाय 2 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई? वैल्यू आ गई। ठीक है, होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन क्लियर नज़र आ रही होंगी आज की इस बेहतरीन सी खूबसूरत सी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो शायद कब ख़त्म होंगे आपके 5 से 7 स्टेप हो जाएंगे, जस्ट रिलैक्स। E इज इक्वल टू के क्यू डी डिवाइडेड बाय अच्छा, यहाँ पर देखें, एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है? 1 है। और एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है? 1/2 है। इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 2 प्लस 1 3 और 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3/2 आ जाएगी। ओके हो गया, के क्यू डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर होल की पावर 3/2 आ गई। अब नेक्स्ट जस्ट एक स्टेप रह गया है, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। मैं कहता हूँ ये बस गया आया के। तो अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये जो x डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो x डिस्टेंस होता है, ये हमारे पास दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस d होता है उससे ये कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, कहीं ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपने कंडीशन पुट करनी है कि x जो होता है वो हमारे पास वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है किससे? d से। ठीक है, तो जब हमारे पास ये x जो है वो इस d से बहुत 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 बड़ा है, तो फिर हमारे पास जब d, जाहिर सी बात है, बहुत छोटा है x से, जो जब d/2 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। लिहाजा इस पूरे टर्म को, यानी d/2 को, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? फिर निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस टर्म को हम क्या करेंगे? इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई है कि x ग्रेटर 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 देन d है। तो क्योंकि ये डिस्टेंस जो होता है, ये हमारे पास दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस से ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हम d वाली जो टर्म है इसको हम निगलेक्ट करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू के क्यू डी डिवाइडेड बाय, क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, निगलेक्ट हमने कर दिया है। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3/2, 2 से कट गया, और आंसर हमारे पास कितना आएगा? E इज इक्वल टू के क्यू डी डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब। और यहाँ पर हमने एक शुरू में फार्मूला पढ़ा था P इज इक्वल टू क्यू डी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। तो P इज इक्वल टू क्यू डी में हमारे पास, जब हम क्यू डी की जगह P पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी जो इस पॉइंट पी के ऊपर होगी। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ठीक है, और यही सारी हम क्या कर रहे थे? कैलकुलेट कर रहे थे। आखिर में एक जस्ट स्टेप हमारे पास रह गया है, शायद 6-7 अभी स्टेप हुए, 6-7 तो हो गए भाई, ये तो हमारे कटिंग कुटिंग, ये तो एक स्टेप में भी हम गिनते हैं। तो वेक्टर फॉर्म इसकी क्या होगी? वेक्टर फॉर्म इसमें जाहिर सी बात है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ाहिर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसकी क्या है? वेक्टर फॉर्म में अभी लिखने वाला हूँ। ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन बस इसको जहन नशीन कर ले। वो हमारे पास क्या आएगी? के पी डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब। और यहाँ पर नेगेटिव का साइन डायरेक्शन को शो करेगा। भाई किस चीज़ की डायरेक्शन को शो करेगा? मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल अपवर्ड होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसकी डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, ई पॉजिटिव कॉस थीटा, ई नेगेटिव कॉस थीटा, इसने तो कैंसिल कर दिया था। तो ई नेगेटिव साइन थीटा और ई पॉजिटिव साइन थीटा दोनों की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड है। इसका मतलब है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि ये जो जा रही है ये तो कैंसिल हो गई है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड,
इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज वाई हमने यहाँ पर क्या लगाया, नेगेटिव का साइन लगाया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, और ये हमारे पास क्या है, ये जस्ट हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी थी, आज के लेक्चर में फाइंड करनी थी। होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और इसमें होप सो कि ये सारी चीज़ें जब मैं लिख रहा था तो सारी आपको नज़र आ रही होंगी, मुझे बाद में चेक करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।